हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। चलिए भाई, आज से हम लोग ये नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आपके लिए बेहतरीन कंटेंट के साथ हम उपलब्ध हुए हैं। ठीक, जैसा कि आपको पता है, मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाली हूँ जीएस वाले पार्ट में आपका साइंस, जो कि आपके सारे एग्जाम्स में, खासकर जो वनडे एग्जाम है, सी टेट, उसके अलावा आपका यूपी टेट, सी टेट और भी जो राज्य स्तर पर आपके एग्जाम होते हैं, उन सब में ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए सभी लोग लाइव आ जाइए, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए सारे लोग। ठीक है, ये बेहतरीन सेशन के साथ हम शुरुआत करेंगे अपनी इस क्लास की। सामान्य अध्ययन में जीएस वाले पार्ट में जो साइंस वाला पार्ट है, उसमें भी खासकर आपका जो बायोलॉजी है वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम शुरू करेंगे आज ह्यूमन फिजियोलॉजी से। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आइए बिना देरी के हम आज शुरू करते हैं अपने क्लास में। हम आज पढ़ने वाले हैं ह्यूमन पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, मानव पाचन तंत्र के बारे में। अब यहाँ पर कहेंगे कि मैम आप ये बताइए कि ये कोर्स आप जो बता रही हैं ये किसके लिए है ना? तो यहाँ पर बेटा ध्यान रखेंगे। देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप वनडे एग्जाम में एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी सी टेट, यूपी टेट, एस टेट, किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा की बात करें, यहाँ पर ये क्लास सबके लिए है। क्योंकि मैंने आपके लिए इतना बेहतरीन कंटेंट बना के रखा है, इतना बेहतरीन आपको चीज़ें देने वाली हूँ यहाँ पर। ये आप एक क्लास कर लीजिए, उसके बाद आप खुद आके कहोगे कि मैम आपने जितना बोला था वो सारे के सारे क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं गए हैं। ये मेरा दावा है आपसे। बस आप क्या करिएगा, क्लास को कंटिन्यू रखिएगा और जितना भी मैं बोल रही हूँ, जितना भी मैं बता रही हूँ, उसको भी अटेंटिव होके एकदम सुनिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं आज मानव पाचन तंत्र की, जिसको आप कह सकते हो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना? आप कहेंगे मैम ये बताइए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमको पढ़ना क्या क्या है। अगर हम बात करें हमको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर, है ना? तो चलिए, अच्छा एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। ये पहली क्लास है तो हमारा भी मोरल डाउन ना हो, आप सभी लोग जुड़ के और बेहतरीन तरीके से कमेंट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी एक चीज़ और है, आपके डाउट जो होंगे वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम बात कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। जैसा कि आपको पता है, हम अपने दैनिक क्रियाओं में ये चीज आप खा रहे हैं, है ना? उस खाना खाने के बाद क्या इतनी ही क्रिया है कि खा लिया काम खत्म? नहीं भाई, खाना खाने के बाद तो असली काम शुरू होता है ना? खाना खाने के बाद ही तो असली काम शुरू होता है। क्यों? क्योंकि मैम हम खाना खाए, वो खाना गया कहाँ, वो खाना हमारी बॉडी की सेल्स तक कैसे पहुंचा, वो कैसे काम कर रहा है, उसका डाइजेशन कैसे हो रहा है, उसका पाचन कैसे हो रहा है, उसमें कौन कौन से अंग शामिल हैं, उसमें कौन कौन से हार्मोन्स शामिल हैं, कौन कौन से सॉरी एंजाइम शामिल हैं, वो सब एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है। और ये पूरा का पूरा एक क्या है, एक तंत्र निर्माण करता है, या कह सकते हैं पूरा का पूरा एक ऑर्गन सिस्टम निर्माण करता है। उसी को हम कहते हैं हमारा पाचन तंत्र या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? तो हम अगर बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम में मैम हमको क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए यहाँ पर दो चीजें पढ़ते हैं। एक तो आप पढ़ते हो डाइजेस्टिव ग्लैंड, एक तो आप पढ़ते हो क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है मैम, ये अभी हम बात करेंगे। और दूसरा वाला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन। ठीक, डाइजेस्टिव ऑर्गन और डाइजेस्टिव ग्लैंड, इनमें आप कहोगे कि मैम जरा हमको समझाइए कि ये डाइजेस्टिव ऑर्गन और डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या अंतर है। तो भैया बात सीधी सी ये है कि इनको कहा जाता है, इनको कहेंगे हम पाचन अंग, है ना? और इसमें आपका आता है पूरा का पूरा आहार नाल, जिसको आप बोलते हो आहार नाल। ठीक भाई, इसमें क्या आएगा आपका पूरा का पूरा आहार नाल। और डाइजेस्टिव ग्लैंड को आप क्या कहते हो, डाइजेस्टिव ग्लैंड कहलाती हैं आपकी, इनको कहेंगी पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां।
ठीक। डाइजेस्टिव ग्लैंड में आप अलग से ग्लैंड पढ़ते हो जो कि एंजाइम्स का सिक्रीशन करती हैं, जूस का सिक्रीशन करती हैं, जो हमारे पाचन में सहयोग करते हैं, है ना। वो एंजाइम्स, वो जूस क्या करते हैं, हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। क्लियर है। चलिए भाई, आप लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए भाई सभी लोग, और सभी लोग लाइव आ जाइए, ठीक है। आप लोग जब लाइव आते हो तो हमें क्या होता है, हमें भी थोड़ा उत्साह और बढ़ता है कि चलो इतने बच्चे हैं हमारे साथ साथ मेहनत कर रहे हैं, है ना। बाकी हम तो मेहनत कर ही रहे हैं आपके लिए। तो देखिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड और डाइजेस्टिव अंग में आपको अंतर पता चल गया कि डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात मैम अगर करते हैं तो यहाँ पर आप 2-3 चीजें पढ़ते हो, है ना। यहाँ पर अगर पाचन ग्रंथियों की बात करें तो आप तो एक पढ़ते हो हमारा जो पाचन है। अच्छा, हम बात करें अगर पाचन की तो मैम कहाँ से पाचन शुरू होता है, हमने भोजन लिया, हमने क्या किया, अच्छा भोजन लिया, ये देखिए हमने क्या खाए, फल खाए, सेव खाई, मिठाई खाई, है ना, पालक गोभी जो भी खाया वो क्या किया, हमने उसको खाया। और खाने का जो सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है हमारे माउथ के अंदर। माउथ को ऐसा तो नहीं है आपने क्या किया, केला लिया और सीधे के सीधे निगल लिया। अब ये कहेंगे कुछ लोग, नहीं मैम हम तो ऐसे भी खाते हैं, वो कहेंगे कि नहीं मैम हम केला खाते हैं और ऐसे ही खा लेते हैं। नहीं भाई, क्या करना पड़ता है, उसको कुतरना पड़ता है, उसको चबाना पड़ता है, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मिलता है वो मिलता है हमारा मिलता है किसका, जो लार होती है हमारे माउथ में, जो लार होती है वो क्या होता है, वो होता है मैम एलटी ग्रेड के लिए हेल्पफुल रहेगा ये सेशन, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ये आप पढ़ेंगे और आपको ये बेहतरीन तरीके से इतना कंटेंट दिया जा रहा है। एलटी ग्रेड हो गया आपका, जितना भी केवीएस, एनबीएस, इन सब में बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आप ये क्लास पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। क्लास के बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे और मैं बताऊंगी कि देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके एलटी ग्रेड में, ठीक है, आपके केवीएस में, आपके एनबीएस में, आपके सी टेट में, आपके एस टेट में सब पूछा गया है, वो क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो फिलहाल अभी हम थियरी वाला पोर्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं, क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये आपके लिए सारी क्लास जो भी रहेगा मटेरियल वो इनफ है, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि हम माउथ में जब भोजन ले रहे हैं तो भोजन को क्या कर रहे हैं मैम, भोजन को चबा रहे हैं, और चबाने के बाद क्या होता है, उसमें मिक्स करते हैं सलाइवा को, है ना, लार को मिक्स करते हैं। वो लार पहला ऐसा सब्सटेंस है जो फूड को क्या करता है, पचाने में हेल्प करता है। पढ़ते हो ना आप, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, डाइजेशन वेयर स्टार्ट फ्रॉम, पूछा जाता है कि जो पाचन की क्रिया है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो कहेंगे कि मैम पाचन जो हमारा स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है हमारे मुख से, है ना, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। और माउथ से स्टार्ट होके खत्म कहाँ पर होता है, जब हम भोजन को खाते हैं उसके बाद वो स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में सारा का सारा पोषण जो अवशोषण हो जाएगा, वाटर अब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद उस बचे हुए फीकस को बाहर कर देंगे। तो डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से और खत्म होता है एनस में। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि डाइजेशन में हम क्या करते हैं, हमने फूड को लिया और फूड को लेकर हमने चबाया। चबाने के साथ साथ हम, चबाने का मतलब क्या है, हम छोटे छोटे एक तो टुकड़ों में काट रहे हैं, दूसरा उसको क्या कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि वो क्या है, वो एक बोलस के फॉर्म में एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। खाने को जब निगलते हैं बेटा, ध्यान रखेंगे, आगे अभी बात करेंगे इस पे, जब लार मिल जाती है और लार के साथ जब वो उसको निगलते हैं, असोफेगस में जाता है, हमारी ग्रास नली में जाता है, तो वो लार और भोजन जो दोनों मिला हुआ सब्सटेंस है वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, उसको बोलस कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए, गुड आफ्टरनून। चलिए भाई, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर बात कर रहे थे पाचन ग्रंथियों में, तो सबसे पहले हमारी आती हैं कौन सी, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, ठीक। लार ग्रंथियां जिनको सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं वो सबसे पहले आती हैं। उसके बाद आएगा आपका यहाँ पर जो पार्टिसिपेट करता है वो आपका लीवर, और एक आप होता है पैनक्रियास, ठीक। लीवर जिसको यकृत कहते हैं, और पैनक्रियास जिसको अग्न्याशय कहा जाता है।
ठीक, तो ये आपकी पाचन ग्रंथियां हैं। और पाचन अंग की बात करते हो तो उसमें आपका संपूर्ण कह सकते हैं आहार नाल देखने को मिलेगा। ठीक, तो आहार नाल में आप बात करोगे, अब आहार नाल में आप पूरा का पूरा माउथ से लेके एनस तक का सिस्टम पढ़ते हो। चलिए, तो ये समझ में आ गया हमारा डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है। डाइजेशन में दो चीजें हमको पढ़ना है। क्लियर हो गया? ये बताइए एक बार सभी लोग, क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है ना। हमको पाचन अंग पढ़ना है और पाचन ग्रंथियां पढ़नी है। पाचन ग्रंथियां और पाचन अंग मिलकर पूरा का पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो बस इतना ही पढ़ना है और इसी को हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है हमारा जो पाचन तंत्र है वो पूरा का पूरा क्या मिलकर बना हुआ है, वो पूरा का पूरा मिलकर बना हुआ है। एक तो आपका पूरा का पूरा आहार नाल हो जाएगा और दूसरा इसमें आपकी शामिल है पाचन ग्रंथियां जिनको डाइजेस्टिव ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए आहार नाल में जब आप बात करते हो तो आहार नाल आपका शुरू कहाँ से होता है? आहार नाल जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है वो शुरू होता है हमारे माउथ से। ठीक है, माउथ से शुरू होता है और माउथ से लेके एनस तक वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर जब भोजन को आप निगलोगे, ठीक है, तो यहाँ से माउथ से लेंगे और ये जाएगा आपके एसोफेगस में। ठीक, जिसको ग्रास नली कहा जाता है। ग्रास नली से जाएगा आपके स्टमक वाले पार्ट में। स्टमक वाले पार्ट में जाएगा, स्टमक में HCl होगा वो फूड से मिलेगा। उसके बाद यहीं पर ध्यान रखेंगे, यहाँ से स्टमक से निकल कर ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में यहाँ पर जो दो ग्रंथियां पढ़ते हैं, एक तो पैनक्रियास और दूसरा आप जो लीवर पढ़ते हो। ठीक है, यहाँ से निकलने वाले जूस यहाँ पर आके मिलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में और ये मिलकर भोजन के पाचन में हेल्प करेंगे। क्लियर? यहाँ पर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन पचेगा, उसके बाद भोजन जाएगा आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? तो लार्ज इंटेस्टाइन में बताएंगे कि मैम भोजन का अवशोषण होगा, जो एक्स्ट्रा क्या है वाटर है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। उसके बाद जो भी मटेरियल है जो अब कह सकते हैं कि अब यूजफुल वाली सारी चीजें तो हमने ले ली है ना, सारा का सारा भोजन को पचा लिया, उसमें जितने भी सबस्टेंस थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन है ना, वो सारा का सारा हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या है, अब जो भी सबस्टेंस बचा हुआ है उसको एक्सक्रीट कर देना है। तो वो जाएगा आपका कहाँ पर? वो चला जाएगा आपका बाहर, बॉडी के बाहर एनस के फॉर्म में। क्लियर? तो इतना क्लियर है? चलो भाई, इतना समझ में आ गया। यहाँ पर हमको क्या चीज पढ़नी है? हमको पढ़ना है, शुरू करना है हमको माउथ से। डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। उसके बाद हम बात करेंगे, माउथ के बाद आपका ग्रास नली पढ़ेंगे, देन आपका स्टमक पढ़ेंगे, उसके सबस्टेंस कैसे होते हैं, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के देखते हैं हमारी बॉडी में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है वो पूरे के पूरे एक फैक्ट्री की तरह काम करता है ना। जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है कैसे काम करता है, पूरी की पूरी एक जैसे कि एक वेल फैक्ट्री होती है। फैक्ट्री में क्या करोगे आप, यहाँ से देखिए हमारा जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो माउथ से स्टार्ट होके एनस तक जाता है। लेकिन क्या मैम इतनी ही कहानी है? क्या सिर्फ इतनी ही कहानी है कि डाइजेशन क्या है, स्टार्ट हुआ माउथ से और खत्म हो गया एनस पे? सिर्फ इतना तो नहीं है, बीच में कितनी ही सारी चीजें घटित होने वाली हैं, है ना। तो वो सारी की सारी चीजें अब जैसा कि इधर आपको दिखाई दे रहा है कैसे होता है, देखिए हमारा माउथ, यहाँ से माउथ में आपको देखने को मिलेगा जबड़े में हमारे क्या होते हैं, दांत होते हैं। फूड को वो क्रश करते हैं, फूड को कुतरने का काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं। उसके बाद उसमें लार्वा मिलेगा, हमारा सलाइवा मिलेगा। ठीक है, सलाइवा के बाद फूड को हम क्या करेंगे, फूड को हम ग्रहण करेंगे और ग्रहण करके लेके जाएंगे स्टमक में। ठीक, स्टमक में भी पहुंच कैसे रहा है, तो एक पाइप के द्वारा, जैसे कि ये आपको एक दिखाई दे रहा है। मान लीजिए ये क्या है, यहाँ से भोजन लिया, यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ से आपने निगला, निगलने के बाद आपका फूड गया कहाँ पर, आपके स्टमक में गया। ये मान लीजिए आपका स्टमक हो गया।
ठीक, ये स्टमक हो गया। अब मैम स्टमक में तो फूड आ गया, अब इसके बाद ये बताइए स्टमक में क्या आ गया? हम कहते हैं पेट भर गया भाई, भोजन खा लिए, खाना खा लिए तो पेट भर गया, और खाना खाने के बाद पेट भर गया तो हमारा काम खत्म हो गया। नहीं भाई, असली काम तो वहीं से शुरू हो रहा है, उसी के बाद तो सारा का सारा काम होना है ना। भोजन आपने ले लिया लेकिन वो सेल्स तक पहुंचेगा कैसे? तो उसके लिए है कि उसको तोड़ा जाए छोटे छोटे चीजों में, है ना। जो आपके डाइसेकेराइड हैं या मोनो, जो भी आपके पॉलीसेकेराइड हैं जो आपने खाया है, उनको छोटे 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 अणुओं में तोड़ा जाए और से सरल फॉर्म में उनको तोड़कर क्या किया जाएगा? उनको तोड़कर हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल्स तक पहुंचाया जाएगा। यही तो काम है भाई, है ना। डाइजेशन की अगर बात करते हो बेटा कि डाइजेशन होता क्या है, तो हम कहते हैं कि जितने भी जटिल अणु हैं जो हम भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं, उन सब को छोटे छोटे अणुओं में तोड़कर और उनका एब्जॉर्प्शन करते हैं, यही तो है डाइजेशन। अगर सरल भाषा में कहा जाए, पाचन वह क्रिया है जिसमें जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। सीधी सी बात हो गई। अब यहाँ पर कहेंगे कि मैम जो जटिल अणु हैं वो कौन से हैं और सरल अणुओं में उनको कैसे तोड़ा जाता है? तो वही तो मेन काम है। देखिए, जटिल अणुओं की जैसे बात करते हो, आपने रोटी खाई, रोटी क्या है? रोटी में आपको देखने को मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। स्टार्च को हम क्या करेंगे? स्टार्च को आपको उस सबस्टेंस तक लाना है जब आपकी बॉडी उसको ग्रहण कर सके। स्टार्च में आपने माल्टोज में कन्वर्ट किया, माल्टोज के बाद वो क्या होगा? वो ग्लूकोज के अणुओं में कन्वर्ट होगा और ग्लूकोज को हमारी बॉडी उपयोग करती है। ठीक है, तो ग्लूकोज सबसे छोटी शर्करा है, या कह सकते हैं सबसे सरल शर्करा है जो हमारी बॉडी ग्रहण करती है। ऐसे ही विटामिन को आप तोड़ते हो, ऐसे ही कह सकते हैं कि प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में तोड़ते हैं। ठीक, तो ये सारे के सारे प्रोसेस किसकी मदद से होता है? तो भैया हमने बात की कि स्टमक में फूड तो आ गया, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रोल आता है कुछ एंजाइम्स का, कुछ जूसेस का। स्टमक के बाद आपका बॉडी क्या करता है? अब फूड को लेके जाएंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, ये आपका क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, ये तीन जैसी तरह से, ये मान लीजिए तीन क्या है, यहाँ पर अलग से सबस्टेंस लगा के रखा है। तो ये तीन चीजें आपका क्या है? यहाँ पर कंटिन्यू कुछ ना कुछ सबस्टेंस यहाँ पर डालते रहेंगे, है ना। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसमें क्या करेंगे? पहले रॉ मटेरियल डालेंगे, उसके बाद उसमें और कुछ चीजें ऐड करेंगे। बीच बीच में क्या होता है? एक प्रोसेस होगा, दूसरे में कोई और चीज ऐड करेंगे, फिर कोई और चीज ऐड करेंगे। ऐसे ही होता है, वो कंटिन्यू होते होते लास्ट में जो प्रोडक्ट निकलेगा वो आपको पता चलेगा कि अच्छा इसमें कितनी मेहनत लगी है। वैसे ही भोजन का भी है। यहाँ पर हमने क्या किया? स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में जो हमारा पैनक्रियाज है और जो हमारा लीवर है, वहां से निकलने वाले जूस और एंजाइम्स यहाँ पर आके मिलेंगे और ये फूड को मिक्स करेंगे। फूड में जाकर मिलेगा ये जूस या ये एंजाइम, और वो हेल्प करेंगे किस चीज में? तो हेल्प करेंगे कि अब आगे जाके फूड और आसानी से पच जाए, है ना भाई। हमारा मेन काम तो यही है, पचाना है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में यह आकर मिलेगा, उसके बाद ये फूड क्या है? पचेगा। अच्छा भाई, पच गया, अब क्या किया जाएगा? पचाना तो हो गया, भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, लेकिन भाई क्या इतना ही काम है? अब भैया टूट तो गया, अब उसको एब्जॉर्ब भी तो करना है। ये सारी मेहनत किसके लिए हो रही थी? ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके, है ना। इसी के लिए तो इसी के लिए तो क्या कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं। तो ये फूड अब जाएगा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट, वहां से स्टार्ट होगा आपका एब्जॉर्प्शन। बॉडी को क्या करना है? अब एब्जॉर्ब करना है, और इस एब्जॉर्ब करने के बाद जो फूड में एक्स्ट्रा वाटर बचता है वो आपकी जाता है, वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो भी एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा और सबस्टेंस बचे हुए हैं, उनको पूर्ण रूप से अवशोषित करके जो भी फीकल मैटर है उसको हम क्या करते हैं? एनस के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। तो भाई बस इतनी ही कहानी है, इतनी ही सरल बात है, इतना ही आपको पढ़ना है, बाकी डाइजेशन में कुछ नहीं है। सोचिए आप, डेली वही प्रोसेस हो रहा है, डेली हमारी बॉडी वही कंटिन्यू, दिन में कंटिन्यू वही प्रोसेस चल रहा है। तो बस इतनी ही बात है। तो आइए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम अपने जो भोजन की बात कर रहे हैं उसमें पार्ट कौन कौन से हैं। डाइजेशन की जो स्टेजेस होती हैं,
हमारा जो पाचन है वो कितने स्टेजेस में कंप्लीट होता है, अगर इसकी बात करें तो मोटी मोटा देखा जाए लगभग 4 स्टेज होती हैं। ठीक है, लगभग इसमें 4 स्टेज होती हैं, बीच में और एक दो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर जो मेन स्टेजेस होती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो कहेंगे कि मैम सबसे पहले आता है हमारा भोजन को ग्रहण करना, है ना। सबसे पहले क्या आता है मैम, भोजन को हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर लेंगे तब तो डाइजेशन होगा, है ना। खाना पचाने के लिए खाना खाना तो पड़ेगा, और खाना खाने के प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। ठीक है, ये वो प्रोसेस है जिसमें आप फूड को ग्रहण करते हो, है ना। अब इसमें मिठाई खाइए, फल खाइए, फूल खाइए, दाल चावल खाइए, रोटी खाइए, कुछ भी खाइए, आपकी बॉडी को चाहिए क्या, आपकी बॉडी को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, आपकी बॉडी को चाहिए प्रोटीन्स, आपकी बॉडी को चाहिए वसा, आपकी बॉडी को चाहिए विटामिन्स। अब कुछ भी खाइए। अब ये मत कहिएगा कि मैम आपने तो कहा था कि कुछ भी खाइए, तो हम आज से मिठाई ही खाएंगे, हम आज से समोसा ही खाएंगे, है ना। नहीं भाई, बॉडी को ना बैलेंस रूप में सारा कुछ चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज खा रहे हो तो उसकी अधिकता होगी, वो नुकसान भी करेगा, है ना। जैसे कहते हैं बचपन में होता था, मम्मी डांटती थी कि चॉकलेट मत खाओ ज़्यादा, दांत खराब हो जाएंगे, या मीठा मत खाओ ऐसे हो जाएगा। वो रीज़न यही है, क्यों, क्योंकि अगर किसी चीज़ की अधिकता होती है तो नुकसान करेगा, या किसी चीज़ की कमी होती है तो भी नुकसान करेगा। तो हमको क्या करना है, बैलेंस डाइट लेनी होती है। बैलेंस डाइट में आपका शामिल होना चाहिए, आपका हरी सब्जियां होनी चाहिए, है ना, दाल होनी चाहिए, रोटी होनी चाहिए, मतलब कि संपूर्ण आहार जिसको कहते हैं। और भारतीय खाना वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं कि संपूर्ण आहार में शामिल है। दाल चावल सब्जी रोटी, है ना, बेस्ट फूड है मुझे लगता है पूरी दुनिया में। अगर कहीं पर भी घुमाओ, बेस्ट फूड जो है वो आपका दाल चावल सब्जी रोटी, आपका वो भी घर में बना हुआ। ठीक, तो वो संपूर्ण आहार आप लीजिए, और वो फिर आपकी बॉडी को संपूर्ण तरीके से सारे के सारे सब्सटेंस देगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारा का सारा मिल जाएगा। तो मैम पहला तो हम समझ गए, पहला हमारा जो प्रोसेस है वो हमने क्या किया, खाना को खाया, फूड को इनटेक किया। अब दूसरा जो प्रोसेस आता है, फूड को इनटेक करने के बाद हम क्या करेंगे, मैम खाना खा लिया, अब खाना पहुंचा हमारे पेट में, ठीक है, पेट में जाएगा तो पेट में जाकर क्या हो रहा है, खाना टूट रहा है। शुरू होता है हमारा माउथ से, माउथ क्या कर रहा है, जो हमारे दांत हैं वो पीसने का काम कर रहे हैं, पीस के भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर भेज रहे हैं हमारे स्टमक में, और यहाँ से फिर हमारे माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। डाइजेशन का मतलब है ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिशंस, सॉरी, फूड का क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्जन कर रहे हैं डाइजेशन के माध्यम से। ठीक, तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रोसेस। अब डाइजेशन हो गया मैम, छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन टूट गया, अब क्या करना है, अब टूट तो गया, अब उसको उपयोग करना है हमको, है ना भाई। कोई चीज़ हमने बना दी, कोई चीज़ हमने सरल कर दिया, अब उसका उपयोग भी तो करना है। तो अब शुरू होता है आपका एब्जॉर्प्शन, जिसको अवशोषण कहा जाता है। और अवशोषण में क्या करेंगे, जो ये छोटे छोटे टुकड़े हमने डाइजेशन में पीसे हैं, तोड़े हैं, है ना, बहुत सारे एंजाइम्स की मदद से, बहुत सारे जूस की मदद से, तो उनको अब हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। और एब्जॉर्ब करके ये पहुंचाया कहाँ तक जाएगा भाई, सारी कहानी तो यहीं से शुरू हो रही थी। क्यों, क्योंकि हमारी प्रत्येक बॉडी में जो सेल्स हैं उनको जीवित रहना है, और जीवित रहने के लिए हमको चाहिए उन प्रत्येक बॉडी की सेल्स तक हमको डेली क्या है, हमको एक मात्रा में, एक जो नियंत्रित मात्रा है, जिस सेल को जितनी ज़रूरत है उनको उतनी एनर्जी पहुंचानी पड़ेगी। और ये एनर्जी पहुंचेगी कहाँ से मैम, तो ये एनर्जी पहुंचेगी जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं उनसे। ठीक है, तो ये हमारी सेल्स तक पहुंच गया। अब क्या करेंगे, जो भी हमारा एक्स्ट्रा फूड है, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उनको हम क्या करेंगे, इजेक्ट कर देंगे, इजेक्शन कहलाएगा, बॉडी से बाहर कर देंगे। ठीक है, तो रिमूविंग एनी लेफ्ट ओवर वाटर्स या एनी सबस्टेंस जो कि खत्म हो गए हैं, उनको हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे, बॉडी से बाहर वो हो जाएगा। तो ये मेन 4 प्रोसेस हैं, इन्हीं 4 प्रोसेस को आपको पढ़ना है। पहला प्रोसेस है वो है इंजेशन, टेकिंग ऑफ फूड। दूसरा प्रोसेस होता है डाइजेशन, जिसमें आप क्या करते हो, फूड को न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं, या कहा जाए कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर वंस में तोड़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एब्जॉर्प्शन,
जब फूड को तोड़ तो दिया, अब उसको हमको क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। एंड लास्ट आएगा जितना भी एब्जॉर्ब हो गया, हमारी बॉडी को जितना चाहिए था हो गया, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको फीकस के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, तो कहानी बस इतनी ही है, इतना ही पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इंजेशन है, फूड को हम ग्रहण कर रहे हैं, और पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो बिना देरी के आ जाते हैं हम इस बात पे। देखिए, हमने बात की कि मैम क्या कर रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ले रहे हैं फूड के फॉर्म में, है ना, कार्बोहाइड्रेट को ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कार्बोहाइड्रेट रोटी खाई, ठीक, आपने क्या खाया, रोटी खाई, तो रोटी आपका क्या है, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलना है। मैम कार्बोहाइड्रेट मतलब कि मतलब उसमें स्टार्च है, ठीक है। आपने स्टार्च को किस फॉर्म में तोड़ना है, तो मैम यहाँ पर हम कुछ एंजाइम्स का प्रयोग करेंगे, है ना। कुछ जैसे कि आप सलाइवरी एमाइलेज पढ़ते हो, वो क्या करता है, वो एंजाइम इसको तोड़ने में, पचाने में हेल्प करेगा। पचाने का मतलब क्या है, यहाँ पर सीधा सीधा मतलब तोड़ रहे हैं, और वो टूट कर छोटे छोटे अणुओं में एक कह सकते हैं सरल शर्करा बनाएगा, और वो सरल शर्करा के फॉर्म में आ जाएगा आपका ग्लूकोज, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को आपने तोड़ा, और वो किस फॉर्म में आपका एब्जॉर्ब होगा, वो एब्जॉर्ब हो रहा है आपके ग्लूकोज के फॉर्म में। आपकी बॉडी ग्लूकोज के फॉर्म में उसको ग्रहण करेगी। अगली बात आती है कि मैम प्रोटीन लिया हमने, ठीक, प्रोटीन दाल हो गया, चना हो गया, मूंग हो गई, है ना, जितनी दालें होती हैं, आपका जो मांसाहारी चीज़ें होती है, मछली हो गई, ठीक, बहुत सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं, उन सब में आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन देखने को मिलेगी। सोयाबीन हो गया, ठीक, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें आप प्रोटीन को क्या करना है, प्रोटीन को भी मैम कुछ तो एंजाइम्स उसमें भी चाहिए। प्रोटीन को भी एंजाइम्स की मदद से हम कन्वर्ट करेंगे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, एंड दैट इज द अमीनो एसिड्स। प्रोटीन को हम तोड़ेंगे किसमें, अमीनो एसिड्स के फॉर्म में तोड़ेंगे, और अमीनो एसिड्स को मैम हमारी बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। ये बात हो गई। फैट जो लेते हैं हम, वसा लेते हैं, है ना, तेल, घी, इन सब में क्या होता है, भरपूर मात्रा में वसा आपको देखने को मिलेगा। तो इनको भी तोड़ना है, और ये कन्वर्ट होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के फॉर्म में। ठीक है भाई, तो ये हमारे मेजर सब्सटेंस हैं जो डेली फूड में आप देखने को मिलते हैं। उसके अलावा विटामिन भी लेते हैं, उसके अलावा अदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी लेते हैं, तो उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल आप ये देखते हो कि ये तीन जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेन सब्सटेंसेस होते हैं, जो हम डेली अपने फूड में ग्रहण करते हैं। ठीक, अब सब्जियां खा रहे हैं, उसमें भी आपको स्टार्च मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेगी, कुछ में फैट मिलेगा, ठीक है। सब्जी, दूध, फल जो भी खा रहे हैं, मेजर जो सब्सटेंसेस आपके होते हैं वो यही तीन होते हैं, और इन तीनों को हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं सिंपलर वंस में, और इन्हीं को फिर हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है भाई, तो कहानी यहाँ तक समझ आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैम हम बात करते हैं पाचन तंत्र की। तो जैसा कि आपने बताया क्या होता है पाचन तंत्र, और क्या होती हैं पाचन ग्रंथियां, ठीक है, उसकी बात हमने की। तो पाचन तंत्र की अगर आप बात करोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका क्या है, भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेक अंग, ग्रंथियां आदि सम्मिलित होते हैं, और ये पूरी तरह से एक सामंजस्य में काम करते हैं। यही क्या कहलाता है मैम, पाचन तंत्र कहलाता है ना भाई। क्या किया आपने, भोजन को ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करके एक पूरे के पूरे मशीन में डाला आपने, है ना, पूरे एक तंत्र में, पूरे एक सिस्टम में डाला, और वही सिस्टम क्या है, वही सिस्टम तो काम कर रहा है, और उस सिस्टम में कुछ अलग से कुछ अलग ग्रंथियां आ गई हैं, वो भी उसी सिस्टम का पार्ट हो गई हैं, और उसी को हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कह दिया। बस इतनी तो बात है। तो यही तो हमारा पाचन तंत्र है। क्लियर, यही तो हमारा पाचन तंत्र है। बिल्कुल सही बात है। अब आप बात करते हो डाइजेशन की, तो डाइजेशन में मैंने बताया कि जटिल अणुओं को, जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल व छोटे घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही तो पाचन कहलाती है। यही तो बात की हमने, है ना, इसी को तो पाचन कहते हैं। तो समझ आ गया मैम कि क्या है पाचन को। एक चीज और कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, चलो ये पूरा लिख लो, डाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर
कॉम्प्लेक्स molecules converted into simpler ones। ठीक, तो ये हो गया आपका डाइजेशन। मैम समझ आ गया? एक बार सभी लोग बता दीजिए क्या इतनी कहानी आपको समझ में आ गई? ठीक है, देखिए लोड मत लीजिए, बहुत सिंपल सी भाषा में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया जा रहा है। अगर कहीं पर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेहिचक पूछ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। एक पूरा का पूरा तंत्र जो कि काम कर रहा है डाइजेशन में या काम कर रहा है भोजन को पचाने में, उसी को हमने कह दिया डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेशन अगर भोजन पाचन की प्रक्रिया पूछा जाए तो कह देंगे कि मैम सीधी सी बात है, जो जटिल अणु हम खा रहे हैं या जटिल अणु जो ले रहे हैं उनको पर छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाएगा, यही तो है पाचन। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने बात की कि मैम पाचन शुरू कहाँ से हो रहा है ना, पाचन की जो प्रक्रिया है उस पे आते हैं और वो शुरू कहाँ से हो रहा है। तो भैया वही तो बात है, अभी हमने बात किया कि शुरू कहाँ से हो रहा है। शुरू हो रहा है हमारे माउथ से, क्यों? क्योंकि भोजन को हम ग्रहण कर रहे हैं और माउथ से लेके ये कहाँ तक जा रहा है, हमारे एनस तक जा रहा है। ठीक, तो आइए देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जिसको आहार नाल कहते हैं, इसे पोषण नाल भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे वेरियस एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, पोषण नाल किसे कहा जाता है। तो चाहे एलिमेंट्री कैनाल हो, चाहे वो आपकी आहार नाल हो या फिर पोषण नाल हो, एक ही बात है। ठीक, तो इसी को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, इसी को पोषण नाल भी कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है, जनरली 9 मीटर होती है। ठीक, 9 मीटर कह सकते हैं, ज्यादातर आपको 9 मीटर, क्योंकि 8 से 10 मीटर के बीच में 9 मीटर आता है, लगभग यही होता है। अगर फीट में पूछा जाए तो 30 फीट होती है लगभग। ठीक, अब सोचिए अगर किसी व्यक्ति की बात करें, कोई भी मनुष्य की अगर बात करें, ऑन एंड एवरेज जो लंबाई होती है कितना होता है? 6 फीट है ना, 5 साढ़े 5 फीट, इससे ज्यादा तो बड़े नहीं होते। चलो मान लिया 6.5 फीट भी है, किसी की लंबाई भाई बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, 6.5 फीट। लेकिन हमारी जो आहार नाल है वो कितनी लंबी है? वो लगभग 30 फीट लंबी है। समझ रहे हो कितनी लंबी है? लगभग 30 फीट। मतलब कि अगर किसी इंसान को आहार नाल से कंपेयर किया जाए जो कि 6 फीट का भी है, जो अगर आप देखो कि ज्यादा जो लंबाई होती है 6 फीट का है, तो मतलब 5 इंसान आ जाएंगे उतने बराबर में, है ना। 30 फीट लंबी है और 9 मीटर लगभग लंबी होती है। अगर मीटर में पूछा जाए तो लगभग 9, और अगर आपसे फीट में पूछा जाए तो बताएंगे मैम कितनी लंबी है, ये लगभग होती है 30 फीट। अब ये 30 फीट कैसे बनी होती, क्योंकि बॉडी तो भाई, अब हम अगर बात करेंगे, मैम आप तो खड़ी हैं, आप तो हमको दिखाई दे रही है, चलो मैं तो नहीं बताऊंगी मैं कितनी लंबी हूँ। चलो अगर मान लो आपकी बात करते हैं, ठीक, आप अगर बात करते हो कि कोई भी इंसान 6 फीट का है, ऑन एंड एवरेज किसी की लंबाई अगर 6 फीट की है, तो मैम 6 फीट में ये जो आहार नाल है ये 30 फीट की है, कैसे उसके बॉडी में वो कन्वर्ट हो गई, कैसे वो क्या है एडजस्ट हो गई, तो उसी को कहेंगे, उसी का प्रोसेस हम देखेंगे कैसे हमारी बॉडी में एडजस्ट होती है 30 फीट की ये आहार नाल। तो देखिए बॉडी में जो फोल्डिंग होती है, जैसे कि आप पढ़ते हो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पूरा का पूरा फोल्डेबल स्ट्रक्चर होता है ना, पूरा का पूरा क्या होता है, फोल्डिंग में होती है। और ऐसे ही आपकी लार्ज इंटेस्टाइन भी होती है, वो पूरी लंबाई जब नापी जाती है तो ऐसे सीधे धागे के समान नापी जाती है, लेकिन जो जब आपकी बॉडी में वो प्रेजेंट है तो वो क्या है, गुच्छे के फॉर्म में है ना, ऐसे पूरे के पूरे गुच्छे के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसी वजह से लंबाई आप कह सकते हो कि वो आपको नहीं पता चलेगी। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं कि आहार नाल के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर खत्म होता है। तो पहला जो पार्ट आता है आहार नाल का वो आता है आपका मुख, या इसको कहेंगे क्या, माउथ। ठीक है, पहला पार्ट आपका आएगा माउथ। यहीं से तो भाई भोजन की प्रक्रिया को कह सकते हैं, डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है ना। कहाँ से शुरू हो रही है, आपके माउथ से शुरू हो रही है। माउथ के बाद भोजन को निगलने का काम करता है वो आता है ग्रसनी, इसको फेरिंग्स कहा जाता है, फेरिंग्स कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। फेरिंग्स से हम यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, इससे क्या करेंगे, भोजन को निगलेंगे और निगलने के बाद ये जाएगा आपकी ग्रास नली में। ग्रास नली को मैम कहा जाता है असोफेगस। ठीक,
क्या कहेंगे, असोफेगस कहेंगे। अब ग्रास नली से भोजन कहाँ पर जाएगा मैम, ग्रास नली से हमने भोजन निगला और ये जाएगा हमारे आमाशय में, या फिर कह सकते हैं इसको ये जाएगा हमारे स्टमक में। ठीक, स्टमक में जाने के पश्चात स्टमक में जो HCl है उससे मिलेगा, और HCl से मिलने के बाद अब मैम ये जाएगा हमारी छोटी आंत में, जिसको आप कहोगे स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, देन आपका जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद मल द्वार से क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होगा उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो बस इतनी सी कहानी है। इसी में आपको ये जो आपका आमाशय और छोटी आंत वाला पार्ट है, यहीं पर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वहां से निकलने वाले जो जूस हैं, जो एंजाइम्स हैं, वहां पर आके मिलते हैं। ठीक, तो हम शुरू करेंगे कहाँ से, माउथ से, फिर आएंगे फेरिंग्स पे, उसके बाद असोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन का जो भी अवशोषण होना है, एक्स्ट्रा वाटर जो भी अवशोषित होने के बाद जो भी चीजें बचेंगी उसको क्या करेंगे, एनस के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है भाई, इतनी कहानी समझ में आ गई। तो चलिए अब शुरू करेंगे। हम देखेंगे हमारा जो पहला पार्ट आता है, यहाँ पर पहला पार्ट हमारा आएगा भोजन को ग्रहण करने का, और भोजन को ग्रहण करके हम कहाँ पर लेके आ रहे हैं, अपने माउथ में, है ना, माउथ में लेके आ रहे हैं। माउथ में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ भोजन को रखा आपने और वो सीधे चला गया, टप्पा खा के आपके पेट में चला गया, नहीं भाई, उसका भी प्रोसेस है ना। भोजन को आप क्या करोगे, ग्रहण करोगे, उसके बाद उसको चबाओगे, दांतों के माध्यम से पूरा का पूरा उसको क्या करेंगे, क्रश करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो लार होती है आपकी, जो सलाइवा होती है, उसको मिलाएंगे ताकि हमारा भोजन आसानी से जो असोफेगस है या जो ग्रास नली है उससे नीचे चला जाए, है ना। जैसे कई बार होता है कि सीधे सीधे पता चले रोटी का टुकड़ा लिया और सीधे निकल गए, वो क्या होगा बेटा, वो रोटी का टुकड़ा होता है ना, वो अटक जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें आपको देखने को मिलेगा सलाइवा नहीं है, तो वो जो हमारी ग्रास नली है उससे नीचे खिसकेगा ही नहीं, है ना, अटक जाएगा। फिर क्या है, तेजी से खांसी आएगी, बाहर निकल आएगा वो। ऐसे ही कुछ लोग करते हैं कि भोजन को बिना क्या करेंगे, जैसे कहा जाता है ना, मम्मी बोलती थी बचपन में कि बेटा भोजन को क्या करो, 32 बार चबा के खाओ। वो 32 बार चबाने का मतलब यही है कि जितना आप भोजन को क्रश कर दोगे उतना आसानी होगी उसको निगलने में। ठीक, तो हमने क्या किया, माउथ में भोजन को लिया, अब माउथ से लेके ये फेरिंग्स है हमारा, फेरिंग्स से हमने असोफेगस में इसको डाला, ये जो ग्रास नली है इससे क्या है, भोजन यहाँ पर आपका आएगा स्टमक में। अच्छा ये भी है, अब ये जो पाइप के समान संरचना दिख रही है, ऐसा तो नहीं है मैम कि हमने भोजन लिया, अब पता चले यहाँ पर भोजन आया और यहाँ से सीधे यहाँ पर आ गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। क्या ऐसा सुनाई देता है कि भोजन को खाया, जैसे कि आप पत्थर फेंकते हो, पता चले किसी कुएं में या किसी नदी में पत्थर फेंके तो वो टप्पा खा के ऐसे गिरता है। भोजन का ऐसा कोई वो नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, एक मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, याद रखेंगे, इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब ये भोजन को धीरे 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 ऐसे खिसकाएगा यहाँ से, ठीक, और ये खिसकते खिसकते आएगा आपके कहाँ पर, आपके आमाशय में आएगा, स्टमक में आएगा। स्टमक के बाद अब यहीं पर आपको इधर साइड ये लीवर देखने को मिलेगा, और यहीं पर स्टमक के नीचे यहाँ पर एक पत्तीनुमा संरचना दिखती है जिसको कहा जाता है पैनक्रियास। ठीक है, अग्न्याशय कहलाता है ये। इसी से अग्न्याशयी रस का क्या होगा, सिक्रीशन होगा, जो कि फूड में आके मिलेगा। ठीक है, तो स्टमक में आएगा स्मॉल, फिर उसके बाद आएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके बाद आपका ये लार्ज इंटेस्टाइन के बाद यहाँ से फूड जो भी होगा एक्स्ट्रा मटेरियल वो बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये कहानी रही। अब हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे जो माउथ वाले पार्ट में है वहां आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए आप भी बैठ के पढ़िए। ठीक, चलिए तो देखिए, माउथ में जब आप बात करते हो तो माउथ में आपको जो दो स्ट्रक्चर मेन पढ़ने हैं वो आपका, एक तो आपके टीथ होते हैं,
ठीक है, आपके दांत और दूसरा आपकी जो टंग होती है, ये डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये दो आपको पढ़ना है। अब इसमें जैसा कि आपको जो बक्कल कैविटी है, जो आपका माउथ वाला पार्ट है, ठीक है, माउथ में आपके ये इतनी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक, ये आपके टीथ हो गए, ठीक, टीथ हो गए। सॉफ्ट पैलेट, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जब माउथ को आप ओपन करते हो ना, ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको सॉफ्ट पैलेट कहा जाता है, ऊपर वाला पार्ट। ठीक, नीचे वाला जो उसके पीछे जो पार्ट होता है, ठीक, आगे वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ये जो आपका जबड़ा है इसके आगे वाला पार्ट क्या कहलाता है, सॉफ्ट पैलेट, और पीछे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कहलाएगा हार्ड पैलेट। क्लियर। इसी में एक ऐसी क्या है, ऐसी संरचना दिखती है, इसको अल्वा कहा जाता है। ये ऐसी मांसल संरचना होती है, मांसपेशियों की बनी हुई एक संरचना होती है। आप अपना मुंह खोल के देखिएगा तो पीछे क्या है, गले के पास यहाँ पर एक ये ऐसे लटकती हुई संरचना दिखती है, इसको अल्वा कहा जाता है। यहीं पर आपके टॉन्सिल्स होते हैं दोनों साइड, ठीक है, और आपकी जीभ हो गई, और बाहर से जो कवरिंग होती है वो आपकी लिप्स हो गए। क्लियर। तो इतनी बात समझ में आ गई, ये आपका बक्कल कैविटी हो गया। ठीक, चलिए भाई, तो आइए अब हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं, जो हमारा बक्कल कैविटी है या माउथ है उसी से शुरुआत करेंगे। मुख की बात करते हैं। आहार नाल का जो सबसे पहला या जो सबसे प्रमुख भाग होता है वो क्या है मैम, तो वही तो अभी इतनी देर से तो यही कह रहे हैं, माउथ है, माउथ है ना। माउथ से ही हम क्या कर रहे हैं, फूड को ले रहे हैं, और वही फूड क्या कर रहा है, आगे जाके फिर आगे डाइजेशन में रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो माउथ की बात करते हैं। आहार नाल का अग्रभाग मुख से प्रारंभ होकर मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा जिसको बक्कल कैविटी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बक्कल कैविटी मतलब कि ये पूरी की पूरी जो संरचना है, माउथ वाला पूरा पार्ट आपका बक्कल कैविटी कहलाता है। यह एक कटोरे नुमा संरचना होती है, बाउल के शेप है ना, बाउल कटोरा जैसा, जैसे कटोरा में आप क्या करते हो, खाना भर लिए, पानी भर लिए, है ना, मिठाई भर लिए, जो भी सब्सटेंस रखना है, तो ऐसे जीव आपका पूरा बक्कल कैविटी क्या है, एक तरह से कटोरे की तरह है। क्यों? क्योंकि जो भी खाना है आपको, आपने पूरा यहाँ पर रख लिया। तो ये एक कटोरे नुमा संरचना है। इसके ऊपर कठोर तथा नीचे कोमल तालु, तालु जिसको पैलेट कहा जाता है, वो प्रेजेंट होता है। मुख गुहा में ही चारों ओर गति कर सकने वाली पेशियां निर्मित होती हैं, जिसको कह सकते हैं जो जीभ होती है हमारी, है ना, हमारी जीभ क्या होती है, मांसल संरचना होती है, और मांसपेशियों की ही बनी होती है, और वो पूरी तरह से मूवेबल होती है। ध्यान रखेंगे बेटा, आगे साइड से ये जो जीभ आपकी दिखाई दे रही है ना, ये इधर साइड मूवेबल है, फ्रंट साइड में मूवेबल है, लेकिन बैक साइड में ये एक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई होती है, और इसको कहा जाता है, वो कौन सी संरचना है जिससे ये जुड़ी हुई होती है, तो पीछे एक संरचना होती है जिसे फ्रेनुलम कहा जाता है, जिससे ये जुड़ी हुई होती है। जिह्वा मुख गुहा के पृष्ठ भाग में अधर ताल से फ्रेनुलम लिंगुअल नाम की संरचना से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तथा मुख गुहा के मध्य भाग तक पाई जाती है, माउथ के बीच पार्ट में पाई जाती है। ठीक, तो ये हो गया। आगे देखते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं, जो पहला हमारा ऑर्गन आ जाता है वो आता है हमारा टंग, जिसको आप बात करते हो हमारी जीभ। ठीक है, टंग क्या है, एक जैसा कि मैंने बताया एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल्स का बना हुआ ऑर्गन है। ठीक, टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन इन द माउथ दैट मल्टीप्लेट्स फूड फॉर मैस्टिकेशन एंड इट यूज इज एट द एक्ट ऑफ स्वेलिंग। इसका काम क्या होता है भाई, जीभ को हम क्या कर रहे हैं, जीभ हमारी भोजन को, पता चले खाना खा रहे हैं तो जीभ, अगर भोजन को देखेंगे आप, खाना खाए और खाना खाने के बाद फूड क्या है, किनारे किनारे तक ले जाना है। क्यों? क्योंकि किनारे में आपकी चर्निंग मशीन, जिनको कह सकते हैं टीथ प्रेजेंट हैं, तो वहां पर ढकेलने का काम कौन कर रहा है, वो हमारी जीभ ही करती है। खाना खाया, बीच में फूड आया तो उसने फिर से ढकेल दिया कि साइड में जाओ भाई, तुमको क्रश करना है। ठीक, तो वो काम कौन कर रहा है, वो काम हमारी जीभ ही कर रही है, जिसको टंग कहेंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट रोल इसका ये हो जाता है। उसके अलावा इट इज इम्पॉर्टेंट in the digestive system and is the primary organ of taste in the gustatory system। अब मैम आपने बताया हम भोजन तो खा रहे हैं, लेकिन हमको भोजन में ना कई बार क्या होता है, खट्टा स्वाद आता है, कई बार मीठा स्वाद आता है, कई बार कड़वा स्वाद आता है, कई बार हम क्या करते हैं कि हम ऐसे खाते हैं कि बहुत तीखा लग जाता है। तो मैम ये जो खाना खाने वाला स्वाद आता है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, कहाँ से आता है ये स्वाद की? जब आप बात करते हो तो बेटा आपकी बॉडी में जो
टेस्ट बड्स होते हैं वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो मिलते हैं आपके टंग में ही। ठीक है, कहाँ पर देखने को मिलते हैं, आपकी जीभ में ही क्या है, स्वाद ग्रंथियां देखने को मिलती हैं। और यही स्वाद ग्रंथियां, जो आप मिठाई खा रहे हो ना, जो आप क्या कर रहे हो, मिठाई खाए आपने, कोई खट्टा खट्टा सब्सटेंस खाया है ना, इमली खाई है ना, अचार खाया, तो वो सारा का सारा जो स्वाद आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, क्योंकि बाकी डाइजेशन वाले पार्ट में तो स्वाद का कोई इंपॉर्टेंट रोल है नहीं, है ना। ये बाकी को तो क्या चाहिए, बाकी को तो आपको चाहिए, हमारे शरीर को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, सेल्स को एनर्जी चाहिए, उनका स्वाद से कोई लेना देना नहीं है। स्वाद का जो मेन रोल आता है वो हमारी जीभ को आता है ना। कहते नहीं ये लोग कि इनकी जीभ बड़ी चटोरी है, उसका मतलब है कि सारे का सारा जो स्वाद है वो जीभ ले रही है, बाकी ऑर्गन को फर्क नहीं पड़ रहा है कि भैया तुम मिठाई खा रहे हो, कि भैया तुम तीखा खा रहे हो, मीठा खा रहे हो। तो स्वाद ग्रंथियां जो पाई जाती हैं वो आपकी कहाँ पर पाई जाती हैं, टंग में ही पाई जाती हैं, जीभ में ही पाई जाती हैं। इसका फंक्शन की अगर बात करें तो एक तो फंक्शन होता है मैस्टिकेशन, मतलब च्यूइंग का। मैस्टिकेशन मतलब कि आप क्या कर रहे हो, फूड को चबाने का काम कर रहे हो, तो चबाने के प्रोसेस में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट इसका काम होता है फूड को स्वेलिंग करने का, फूड को अंदर धकेलने का। खाना चबा लिया, खाना को लार मिक्स हो गई, उसके बाद फूड को अंदर भी तो धकेलना है, तो ये काम होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो अभी हम कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, स्पीच में हेल्प करती है। और नेक्स्ट आता है आपका टेस्ट में। ठीक है, तो इतना काम होता है आपका किसका, जीभ का। जीभ का काम क्या हो गया, बोलने में हेल्प कर रहा है, टेस्ट में हेल्प कर रहा है, च्यूइंग में फूड को चबाने में हेल्प कर रहा है, और मैस्टिकेशन में, जैसे कि जुगाली कहते हैं आप, कैटल्स में देखते हो ना, बहुत सारे कैटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यू क्या करते हैं, जुगाली करते रहते हैं। तो वो ज़्यादातर कह सकते हैं वो जुगाली वाला जो काम है वो किस लिए, ताकि वो कंटिन्यू अपनी जीभ मूव करते रहते हैं, वही काम होता है। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन हो गया किसका, टंग का। मैम आपने बात की कि जीभ में हमारे क्या है, टेस्ट बड पाए जाते हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ये स्वाद कलिकाएं कौन कौन सी होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, तो देखिए भोजन आप खा रहे हो, है ना, खाना कोई भी खाना खा रहे हो, उसका स्वाद आ रहा है, तो वो स्वाद कहाँ से आ रहा है, जो स्वाद ग्रंथियां हैं या स्वाद कलिकाएं हैं वो आपको देखने को मिलती हैं आपके जीभ में। और जीभ में भी ऐसा नहीं है कि पूरे पार्ट में एक ही स्वाद कलिका है, नहीं, अलग अलग पार्ट में अलग अलग स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जिससे आपको अलग अलग क्या है, टेस्ट आता है। तो जैसे कि अगर बात करते हो, जो कड़वा स्वाद होता है, जब आप दवाई खाते हो तो दवाई को क्या करते हैं, दवाई को ऐसे करेंगे पीछे रख लेंगे, वो और कड़वी लगती है। उसका रीज़न है क्योंकि ये जो कड़वा वाला स्वाद ग्रंथियां होती हैं वो सबसे लास्ट में होती हैं, पीछे साइड होती हैं। ठीक है, अगर आगे रख के दवाई खाएंगे तो दवाई कड़वी नहीं लगेगी। तो आज से दवाई खाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैम ने बताया था कि ठीक है आप पीछे रख के दवा नहीं खाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, आगे वाले पार्ट में रखेंगे। क्यों, क्योंकि आगे वाले पार्ट में क्या है, यहाँ पर मीठा जो स्वाद ग्रंथियां होती हैं, ठीक, मीठी स्वीट ग्लैंड होती हैं हमारी, ये यहाँ पर होती हैं, फ्रंट वाले पार्ट में होती हैं। क्लियर, फ्रंट वाले पार्ट में आपकी स्वीट ग्लैंड होती हैं। और अगर एकदम से आगे वाले पार्ट में बात करें तो ये साल्टी होता है, नमकीन जो स्वाद आता है, ठीक, कहाँ पर होता है, एकदम आगे वाले पार्ट में, साइड में आपका क्या होता है, खट्टा स्वाद होता है। ठीक, इमली खाए, अचार खाए, क्या करेंगे, साइड में अगर खा रहे हैं तो वहां पर खट्टा स्वाद आएगा। एक स्वाद होता है आपका उमामी, है ना, खट्टा मीठा जिसको बोलते हैं। खट्टा मीठा एक्चुअल में कोई टेस्ट नहीं होता है, खट्टा मीठा मतलब मिक्स होता है, समझ गए, तो उसको उमामी कहा जाता है। और उमामी ये बीच वाला पार्ट होता है, यहाँ पर आपको टेस्ट बड देखने को मिलेंगी। ठीक है भाई, तो ये आपको समझ में आ गया। खट्टा स्वाद कहाँ होता है, साइड में होगा जीभ के, जो कड़वा स्वाद होता है वो पीछे होता है। आगे ये सबसे सामने अगर बात करेंगे तो सॉल्टी, मतलब कि ये जो आप खाते हो क्या है, सॉल्ट, और स्वीट वाला जो पार्ट होता है वो बीच में होता है। बीच मतलब कि यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट। ठीक है, चलिए, तो 3-4 आप टाइप खाते हो, एक खट्टा खा लिए, एक तो आप बिटर खा लिए, सौर खा लिए, उमानी, स्वीट और साल्टी, इतने टाइप की टेस्ट बड होती हैं। और टेस्ट बड का ये आपको देखने को मिल गया, साइड में टेस्ट बड होगा, ठीक है, आगे साइड आपका मीठा वाला पार्ट होगा, और जस्ट आगे बात करेंगे तो वहाँ पर आपको नमकीन लगेगा। और अगर बात करेंगे साइड में खट्टा हो गया, पीछे एकदम से बिटर हो गया। अच्छा, एक चीज़ आती है, मैम आपने ये तो बताया नहीं, कड़वा कहाँ है इसमें,
है ना। कड़वा कहाँ है मैम? जब हम मिर्ची खाते हैं तो हमारे आंसू निकलने लगते हैं, वो तो आपने बताया नहीं कि कड़वे का कौन सा जगह है। तो बेटा देखिए, कड़वे स्वाद मतलब एकदम से जो कड़वा होता है, मतलब जो मिर्ची वाला स्वाद होता है, अगर उसकी बात करें तो उसका एक्चुअल में कोई टेस्ट नहीं होता है। जो कड़वा होता है, कड़वा मतलब कौन सा? मिर्ची वाला। मिर्ची जब आप खाते हो तो उसका एक्चुअल में कोई टेस्ट नहीं होता है। वो ऐसे रिसेप्टर होते हैं हमारी बॉडी में, वो एक तरह से दर्द के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, जब आप मिर्ची खा रहे हो तो वो एक दर्द रिसेप्टर जो होते हैं, पेन रिसेप्टर होते हैं, उस तरह से वो एक्सेप्ट होता है बॉडी को। और जब आपकी शरीर में कहीं पर भी चोट लगती है तो आप बताइए क्या होता है? आपको दर्द महसूस होता है ना। तो ऐसे ही जब मिर्ची खा रहे होते हैं तो एक्चुअल में वो बॉडी हमारी कैसे रिएक्ट कर रही होती है? जैसे कि हमारी बॉडी को दर्द हो रहा है, तो दर्द होता है, मिर्ची खाते हैं तो क्या होगा? आंखों से आंसू निकलते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे समझ में आ गया। और आगे देखते हैं। अब दूसरा जो पार्ट, ये हमारा टीथ वाला पार्ट, सॉरी ये टंग वाला पार्ट हो गया। टंग में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है इसके कार्य क्या हैं। उसके अलावा स्वाद ग्रंथियाँ पूछी जाती हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि ये पीछे किस स्ट्रक्चर से अटैच होती है, ये मैंने बता दिया, फ्रेनुलम से अटैच होता है। मस्कुलर संरचना होती है, ठीक मैम, क्या होता है? मस्कुलर संरचना होती है। फ्रीली मूवेबल होती है, पूरी बॉडी में, बक्कल कैविटी में पूरी तरह से फ्रीली मूवेबल होती है। फ्रीली मूवेबल मतलब बाहर, आप जीभ को क्या कर रहे हो? बाहर निकाल ले रहे हो, है ना। बॉडी में आपका इधर टीथ के इधर भी ले जा रहे हो, इधर भी ले जा रहे हो, तो मूव कर रही है, ठीक, ये होता है। उसके अलावा यहाँ पर इसमें क्या है? ऐसे छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं। ये उभार क्या है? आपको इनको फंजी फॉर्म कहा जाता है। जीभ अगर निकाल के देखेंगे तो बीच में क्या है? उभार देखने को मिलते हैं, छोटे 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 उभार देखने को मिलते हैं। बाकी इसमें स्वाद कलिकाएं, या जिनको टेस्ट बड कहा जाता है, वो तो देखने को मिलती ही मिलती हैं। स्वाद या जो भी आप खाते हो उसका टेस्ट कैसे आता है, कहाँ पर कौन सी स्वाद कलिकाएं होती हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए भाई, जीभ में इतना समझ में आ गया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जितना मैंने आपको बता दिया इतना पढ़ लेंगे तो बहुत है। चलिए, अब जो अगला स्ट्रक्चर हमारा आता है वो आता है हमारा बक्कल कैविटी में हमारे टीथ आते हैं। हमारा जो अगला स्ट्रक्चर है वो क्या आता है? वो आता है हमारा टीथ, जिसको आप दांत कहते हो। अब दांत में बात करते हो तो इनका मेन काम क्या है? मैम मेन काम क्या है टीथ का? तो कहेंगे कि मेन काम जो होता है वो भोजन को कट करने का काम करता है, और उसके अलावा भोजन को क्रश करने का काम करता है ना, मशीन की तरह चबाने का, मिक्सर जो होता है मिक्सिंग करने का काम करता है ना, पूरा क्रश करने का काम करता है। फूड आपने क्या किया? रोटी खाई, रोटी को आपने काटा पहले, उसके बाद उसको साइड में ले गए, साइड में आपने उसको धीरे 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 क्या है? चबाना चालू किया। तो ये काम होता है हमारे टीथ का। चलिए, the human teeth function to mechanically break down items of food by cutting and crushing them in preparation for swallowing and digesting। काम क्या हो गया? हमने क्या किया? फूड को तोड़ा, उसको छोटे 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 पार्ट में कन्वर्ट किया, और वो कन्वर्ट भी इसलिए किया ताकि वो फूड आसानी से निगला जा सके, ठीक है। ह्यूमंस हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ। ह्यूमंस में 4 तरह के दांत पढ़ते हो, पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में कि ह्यूमंस में कितने टाइप के टीथ पाए जाते हैं। तो मैम 4 टाइप के टीथ पाए जाते हैं। कौन कौन से? इंसाइजर, केनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर। ये 4 टाइप के टीथ आपको देखने को मिलते हैं। इंसाइजर ये आगे वाले 4 होते हैं, ठीक है। केनाइन ये साइड में होता है। यहाँ पर आपका केनाइंस आपने देखा होगा जो मांसाहारी जीव हैं उनमें ज़्यादा डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि वो एकदम चीरने फाड़ने का काम करता है, ठीक है। मांसाहारी जंतुओं में जो केनाइंस होते हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आपका प्रीमोलर आता है, और लास्ट में मोलर आते हैं, जिनको विस्डम टीथ, बुद्धि वाले दांत भी कहा जाता है। थर्ड मोलर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बुद्धि का दांत किसको कहा जाता है? कौन सा टीथ है जिसको बुद्धि वाला दांत कहा जाता है? दैट इज थर्ड मोलर टीथ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, और अगर बात करें आगे देखते हैं, टाइप ऑफ टीथ की बात कर रहे थे, कौन कौन से टाइप ऑफ टीथ आप पढ़ते हो? 4 टाइप के टीथ आप देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखिए, मुख 2 मांसल होंठों से घिरा रहता है, जो मुख को खोलने बंद करने का
का तथा भोजन को पकड़ने में सहायता करता है। माउथ को मैंने बाहर की ओपनिंग क्या है, लिप्स है, लिप्स को क्या कर रहे हो, वो ओपनिंग है, बंद करने का और खोलने का काम कर रहा है। उसके अलावा आपके जबड़े में क्या है, दोनों जबड़े में, अगर अपर जॉ की बात करो और लोअर जॉ की बात करो, अपर जॉ में आपके 16 टीथ होते हैं और लोअर जॉ में भी 16 टीथ होते हैं, पूरे के पूरे 32 दांत होते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, 1% या 2% जनता ऐसी होती है जिसके पूरे के पूरे 32 दांत होते हैं। मैम आप तो ये गलत बता दिए, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमने पूरा का पूरा पढ़ा है 32 दांत होते हैं। तो भैया 2% केवल जनता होती है जिसके पूरे के पूरे 32 दांत होते हैं क्योंकि पूरे के पूरे जो 32 दांत होते हैं वो नहीं निकलते। लास्ट वाला जो मोलर टीथ होता है, कई लोगों का जिसको बुद्धि वाला दांत कहा जाता है, कई लोगों का वो 22, 23, 24 में निकल आता है, कई लोगों का नहीं निकलता है। तो कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मैम हमारे तो 32 के 32 दांत है, चलो अब गिन के बताना किसके पूरे के पूरे 32 दांत है। और ऐसा कहा जाता है जिनके 32 के 32 दांत होते हैं वो जो भी बोलते हैं वो सही हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी जुबान पे सरस्वती माता का विराजमान हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि 32 दांत पूरे निकल आए हैं। और 32 दांत निकलने का मतलब है कि मैम पूरी बुद्धि डेवलप हो गई है ना। पूरी बुद्धि क्या है, बुद्धि वाले दांत, जिसको लास्ट मोलर वाला कहा जाता है, वो बुद्धि वाले दांत हैं। और बुद्धि वाले दांत जब निकल आएंगे तो मैम वैसे ही बुद्धिमान हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा कहा जाता है। खैर, कहावतें अलग हैं और ये लेकिन सच है कि बहुत कम लोग होते हैं जिनका क्या है, आप देखोगे कि पूरे के पूरे 32 दांत होते हैं। कुछ में ज़्यादा निकल आते हैं, कुछ में नहीं निकलते हैं। और लास्ट वाले जो मोलर टीथ होते हैं वो 24 से 26, किसी में 22 के बाद ऐसे ही निकलते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, हमने देखा कि क्या होता है, हमारे टीथ क्या है, मसूड़े में धसे हुए होते हैं। अच्छा, ह्यूमन टीथ में आप देखते हो तो ये कैसे होती हैं। एक तो होता है, हम जब पढ़ते हैं कि मैम हमने टीथ ऊपर वाली संरचना तो देखी, लेकिन हमने देखा कि ये नीचे क्या है, नीचे धसा हुआ होता है। ठीक, हमारे मसूड़ों में धसा हुआ दांत होता है, ठीक है। और मसूड़ों में धसे होने के कारण इनको कहा जाता है थीकोडोंट। थीका मतलब हमारा ये जो मसूड़ा है, ठीक, मसूड़े में क्या होते हैं, धसे हुए दांत होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है थीकोडोंट। क्लियर। उसके अलावा आपको पता है कि अपने मैम हमने बचपन से सुना है, एक तो होते हैं दूध के दांत और एक होते हैं दही के दांत। तो दूध के दांत और दही के दांत की अगर बात करते हैं तो मैम आप बताइए क्या होता है। दूध के दांत जो होते हैं वो शिशुओं में आप जनरली देखते हो 6 माह से लेकर निकलना चालू हो जाते हैं और 4 से 6 वर्ष की आयु में लगभग वो क्या होते हैं, निकलते रहते हैं, लेकिन टूटते भी हैं। वो क्या करते हैं, वो टूटते हैं, निकलते हैं, टूटते हैं, निकलते हैं, टूटते हैं, ठीक है। तो उनको कहा जाता है वो अस्थायी टीथ होते हैं, मतलब कि अस्थायी रूप से आपको देखने को मिलेंगे। और दोबारा जब वो दूध के दांत आपके टूट जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर दही वाले दांत निकलेंगे। और दही वाले दांत जब टूट जाएंगे तो क्या मैम निकलेंगे? नहीं भैया। क्यों? क्योंकि एक चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप टीथ पढ़ते हो, यहाँ पर आप 3 संरचनाएं पढ़ते हो। ऊपर वाली जो संरचना होती है इसको कहा जाता है इनेमल। इनेमल जो कि हमारी बॉडी का सबसे कठोर भाग होता है। क्वेश्चन पूछा गया है ह्यूमन बॉडी में सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो दैट इज इनेमल, ठीक है। ये दांत का जो ऊपर पार्ट होता है जो व्हाइट कलर का होता है, इनेमल कहलाता है। और पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी में जो सबसे कठोर भाग होता है वो यही होता है। उसके बाद यहाँ पर आपका संरचनाएं पाई जाती हैं। यहाँ पे लास्ट में आपकी पाई जाती है रूट कैनाल पाई जाती है। जब हम बात करते हैं एक बार हमारा दांत टूटा, बचपन में दांत टूटा, तो ये रूट कैनाल और यहाँ पर ऐसे ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कुछ क्या है, ऐसे ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। तो ये जब क्या होता है, जब ये खुली है, ये वाला पार्ट कहलाता है हमारा पल्प कैविटी। 2 बार तो ये खुला रहता है, मतलब पहली बार टूटा तो ये खुला रहता है, लेकिन अगर दूसरी बार जो दही के दांत हैं आपके टूट गए तो ये पल्प कैविटी क्या होती है, बंद हो जाती है। उसकी वजह से जो अगली बार अगर दांत टूटेगा तो वो फिर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कौन सी ऐसी संरचना है जिसके बंद होने के पश्चात टीथ का जो पुनः कह सकते हैं पुनः निर्माण होता है या वापस से वो निकलता है, वो नहीं होता है, तो वो होती है पल्प कैविटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बंद हो जाता है, ब्लड वेसल्स क्या है यहाँ पर प्रेजेंट होती है, बंद हो गया तो अगली बार टीथ नहीं निकलेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो, तो एक तो हो गया आपका थीकोडोंट, है ना,
थीकोडोंट मतलब जबड़े में धसे हुए दांत हैं। दूसरा मैंने बताया कि क्या होता है, यहाँ पर आपको जो द्विबारदंती तीत देखने को मिलते हैं वो ह्यूमंस में देखने को मिलते हैं। अच्छा, आपने देखा कि मैम ये तो आपने बताया कि ये ह्यूमंस में तो क्या होता है, बंद हो जाता है, लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं, जैसे कि खरगोश की बात करते हो, खरगोश और चूहा में ये पल्प कैविटी बंद नहीं होती है, इसीलिए वो कंटिन्यू निकलते रहते हैं उनके दांत। ठीक है, वो टूट जाते हैं फिर निकलते हैं, फिर टूट जाते हैं फिर निकलते हैं। तो ये पल्प कैविटी किस में नहीं बंद होती है, क्वेश्चन पूछा गया है, ये खरगोश में और चूहे में नहीं बंद होती है, इसलिए उनका दांत टूटता है, निकलता रहता है, जीवन वो चलता रहता है। लेकिन ह्यूमंस में कह सकते हैं द्विबारदंती होते हैं, जीवन में 2 ही बार तीत निकलते हैं। एक तो दूध वाले दांत हो गए जो 5-6 साल में टूट जाते हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ निकलते हैं, जो कि जब तक आप उनका ख्याल रखोगे तब तक वो रहेंगे, है ना। पता चले मिठाई खा रहे हैं, पता चल रहा है चॉकलेट खा रहे हैं, तो क्या होगा, वो फिर जल्दी निकल जाएंगे, जल्दी टूट जाएंगे। ठीक, चलिए उसके अलावा कह सकते हैं कि अस्थायी तथा स्थायी 2 टाइप के, अस्थायी दांत को कहा जाता है दूध के दांत, और स्थायी मतलब परमानेंट टीथ। 2 बार दांत पाए जाते हैं पूरे जीवन काल में, ह्यूमंस में पूरे जीवन काल में 2 बार टीथ निकलते हैं। एक तो दूध वाले दांत जिनको अस्थायी दांत कहा जाता है, और दूसरा स्थायी जिनको परमानेंट टीथ कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा मैम, आपने ये तो बता दिया कि क्या है, दूध वाले दांत हो गए, दही वाले दांत हो गए, एक तो हो गया थीकोडोंट, एक तो हो गया मैम आपने बताया डाइफोडोंट, और मैम एक और हम पढ़ते हैं, क्या वो पढ़ते हैं कि मैम हम पढ़ते हैं ये 4 टाइप के दांत हैं, है ना। हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि ये 4 टाइप के टीथ हमारे बॉडी में, सॉरी हमारे मुख में देखने को मिलते हैं। तो ये 4 टाइप के टीथ की प्रेजेंस की वजह से इनको हेटेरोडोंट भी कहा जाता है, हेटेरोडोंट। ठीक, तो ह्यूमन टीथ कैसे हो गए, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ह्यूमन टीथ कैसे होते हैं। तो पहला हो गया मैम, चूंकि जबड़े में धसे हुए हैं तो इनको थीकोडोंट कह देंगे। दूसरा है कि ये जीवन में 2 बार निकलते हैं, तो इसलिए इनको द्विबारदंती या डाइफोडोंट कह देंगे। एंड तीसरा है कि मैम ये 4 टाइप के अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं, इसीलिए इनको हेटेरोडोंट कह देते हैं। क्लियर है भाई, क्लियर है, एक बार बता दीजिए, ये चीज आपको क्लियर हो गई। ह्यूमन टीथ की बात करते हो 3 टाइप से आपको देखने को मिलता है, डाइफोडोंट, हेटेरोडोंट और थीकोडोंट। क्लियर। उसके बाद दांत के प्रकार की बात करें तो 4 प्रकार के टीथ आपको देखने को मिलते हैं। पहले जो टीथ होते हैं वो इंसाइजर, दूसरे कैनाइन्स, तीसरे प्री मोलर एंड लास्ट में आते हैं मोलर टीथ। क्लियर है, चलो इंसाइजर जिनको कृतंक कहा जाता है, ये सबसे आगे के दांत होते हैं जो कुतरने तथा काटने का कार्य करते हैं, और ये 6 माह से निकलना चालू हो जाते हैं। बच्चों में देखा होगा जो सबसे पहले दांत निकलते हैं वो सबसे आगे वाले दांत निकलते हैं, सबसे आगे वाले 2 दांत, उसके बाद पीछे वाले 2 दांत, फिर 2-2 दांत ऐसे साइड के निकलते हैं, है ना। तो ये सबसे पहले जो टीथ निकलते हैं वो इंसाइजर ही होते हैं, और ये 6 माह से निकलना शुरू कर देते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं कैनाइन्स जिनको रदनक कहा जाता है। ये दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। ये 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में 2-2 होते हैं। कैनाइन्स मतलब इधर भी एक हो गया, इधर एक हो गया, और नीचे के जबड़े में भी एक एक हो गए। ठीक है, मैंने बताया कि कैनाइन्स कहाँ पर ज़्यादा डेवलप होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो मांसाहारी जीव हैं उनमें कैनाइन्स ज़्यादा डेवलप होते हैं। क्यों? क्योंकि मैम उनको ज़्यादा मेहनत करनी है। जो शेर होता है, ठीक है, शेर हो गया, लायन, चीता हो गया, ये जो भी मांसाहारी जीव हैं उनका कैनाइन टीथ ज़्यादा डेवलप होता है। क्योंकि उसको मांस चीरना फाड़ना होता है, ये ध्यान रखेंगे। मांसाहारी पशुओं में ये ज़्यादा विकसित होता है। कौन सा? कैनाइन। उसके बाद बात करें अग्र चवर्णक जिसको प्रीमोलर कहा जाता है। ये भोजन को चबाने में सहायता करते हैं और प्रत्येक जबड़े में 4-4 होते हैं। ये 10 से 11 उम्र में पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। प्रीमोलर पूरे निकल आते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रीमोलर पूरे निकल आते हैं। कब? ये कहाँ कह सकते हैं 10 से 11-12 की अवस्था में, 10 से 11-12 साल में पूरे के पूरे टीथ निकल आते हैं। कौन से? प्री मोलर। और मोलर टीथ की बात करें
चमड़क जो होते हैं ये दंत भी भोजन को चबाने में या क्रसिंग में हेल्प करते हैं। प्रत्येक जबड़े में 6 पाए जाते हैं और ये 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं। लेकिन यहीं पर बात आती है कि मैम जो लास्ट वाले मोलर होते हैं वो कब निकलते हैं, तो वो निकलते हैं 22 के, किसी में 20 के बाद, किसी में 22 के बाद, किसी में 24 के बाद। और जो थर्ड मोलर होता है आपका, ठीक है, थर्ड मोलर होता है, उसी को कहा जाता है बुद्धि का दांत। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया? तो चलिए, आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। ये देखिए, अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे कि आपको 3 पार्ट देखने को मिलते हैं किसी भी टीथ के स्ट्रक्चर में। सबसे ऊपर वाला ये पार्ट होता है, इसको क्राउन कहते हैं, और ये जो व्हाइट भाग होता है इसी को इनेमल कहा जाता है। इनेमल जो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, सबसे कठोर भाग होता है पूरी ह्यूमन बॉडी का। बीच वाला पार्ट नेक कहलाता है और नीचे वाला पार्ट रूट कहलाता है। हमारे जो दांत हैं वो कैसे कैसे दिखते हैं, तो ये देखिए, ये आगे वाले टीथ क्या हैं, ये क्या है, आपके इंसाइजर हो गए। 4 होते हैं। इंसाइजर क्या है, 4 होते हैं, 4 अपर जबड़े में, 4 लोअर जबड़े में, ठीक है। केनाइंस जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक इधर और एक इधर। केनाइंस मतलब 2 हो गए, क्लियर। उसके बाद अगर बात करें प्री मोलर की बात करें तो ये 3 होते हैं। प्री मोलर आपको एक जबड़े में 3 देखने को मिलेंगे और मोलर जो होते हैं लास्ट में वो 6 देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से पूरे काउंट करके आपके 32 दांत होते हैं। 32 में 16 ऊपर के जबड़े में और 16 नीचे के जबड़े में। इसमें अब आप पढ़ते हो डेंटल फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है। तो डेंटल फॉर्मूला ऐसे ही बनता है। इंसाइजर आपके देखिए, एक साइड की बात करते हो आप, क्या करें, इधर एक जबड़े में ऊपर, जैसे आप ऊपर की बात करो या लोअर जबड़े की बात करो, एक साइड में कैनाइंस की बात करें, इंसाइजर की बात करें, तो यहाँ पर ऐसे पढ़ते हैं। इंसाइजर आपका यहाँ पर हो जाएगा 2, कैनाइंस 1 हो गया, प्री मोलर आपका 3 हो गया, सॉरी प्री मोलर 2 हो गया और मोलर क्या है 3 हो गया। एक जबड़े की बात करते हैं, वो भी जबड़े के एक साइड की, ऐसे इधर भी हो जाएगा और लोअर साइड भी ऐसे ही हो जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कितने दांत हो जाएंगे, 32। डेंटल फॉर्मूला पूछा जाता है। एडल्ट में जो डेंटल फॉर्मूला होता है, इंसाइजर होते हैं 2, कैनाइंस 1, प्री मोलर 2 और मोलर 3। इनको दोनों साइड के जबड़े से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे अपर दांत आप 16 हो गए ना, इधर 16 हो गए, इधर 16 हो गए, ऐसे तो आप काउंट करोगे। जैसे कि ये आप काउंट करोगे 3 2 5 6 2 8। 8 मतलब कहाँ पर, एक साइड के जबड़े की बात कर रहे हो, है ना, एक साइड के जबड़े की बात कर रहे हो, उतना ही इधर भी आ जाएगा और उतना ही लोअर में आ जाएगा। तो 8 इधर, 8 इधर हो गए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि अपर जबड़े की और लोअर जबड़े की बात कर रहे हैं, मतलब कि ये 16 हो गए, है ना, 16 32 दांत आपके देखने को मिलते हैं। अपर जा में 16 और लोअर जा में 16, टोटल 32 टीथ आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन मैंने जैसा बताया कि 32 टीथ सब में नहीं निकलते हैं, कुछ में मोलर निकल आते हैं, कुछ में नहीं निकलते हैं। ज़्यादातर जो लोग होते हैं उसमें सारे के सारे जो मोलर टीथ होते हैं वो नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और ये क्लास आपकी अब कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए आप लोग, बाकी आते रहिएगा क्लास में, ठीक है। चलो पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू क्लास।